टेस्ट तो मुझे लगता है सबने प्रैक्टिस किया होगा, और अगर आपने नहीं किया है तो अभी भी टाइम है, आप टेस्ट प्रैक्टिस कर लो और स्ट्रैटेजी बिल्ड कर लो। लास्ट चीज जो मैं बोलना चाहूँगा, कभी भी जो आपने अपनी स्ट्रैटेजी टेस्ट में किया है पेपर एग्जामिनेशन सेंटर पे, वहाँ पे कभी भी उसको मत चेंज कीजिएगा, चाहे पेपर कितना भी डिफिकल्ट आ जाए। जीवन के रण में खुद ही श्री कृष्ण और अर्जुन बनना पड़ता है, और हर दिन इस महाभारत को खुद ही लड़ना पड़ता है। वेलकम टू कैमोमाइल टी विद टॉपर्स, एन इनिशिएटिव बाय अनअकैडमी। आई एम आशीष फुटान, योर होस्ट फॉर टुडे, एंड लेट्स कांग्रेचुलेट श्रीजन वर्मा, ऑल इंडिया रैंक 39 इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहली बात, आपको कैसी फीलिंग है, ये इतना अच्छा रैंक लाते हुए? रिसेंट अभी रिजल्ट्स आए हैं, उसके बाद क्या हुआ है आपके साथ? बहुत मतलब ओवरवेलमिंग फीलिंग थी। जब रिजल्ट आया तो मैंने रिजल्ट देखा तो समवेयर और दी अदर आई कैन नॉट बिलीव कि वो डबल डिजिट में रैंक है। मतलब ये हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि आ जाए, बट जब लिस्ट में देखा तो फिर थोड़ा सा अनबिलीवेबल सा लगा। बट फिर एक बार मैंने उस चीज़ को थोड़ा सा 2 मिनट देखा कि हाँ नहीं, ये मेरा नाम है, ये रोल नंबर मेरा है, तो इट्स मी। फिर मैंने घर पे कॉल किया एंड एवरीवन वाज सो हैप्पी दैट देयर वाज नो लिमिट टू द फीलिंग दैट आई वाज गेटिंग, द हैप्पीनेस दैट आई वाज हैविंग। तो सर मेरे लिए ये क्वेश्चन इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है ना, आप ऑलरेडी कई बार टॉपर रह चुके हैं। मैं यहाँ पर एस्पिरेंट्स को बताना चाहता हूँ, सर गेट के टॉपर हैं, ऑल इंडिया रैंक 20, इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑल इंडिया रैंक 3, और अब सिविल सर्विसेज भी। तो ये आपके साथ मोस्टली होता रहा है, तो हर बार आप इस फीलिंग से गुजर चुके हैं, बस इंटेंसिफाई ज़्यादा होता रहा होगा। मतलब हाँ, हर एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल अलग थी जो भी मैंने दिया है, तो हर किसी के बाद एक अलग फील आई। बट दिस वाज वेयर आई फेल्ट वेरी कंटेंट बिकॉज आई न्यू दिस इज द एंड, दिस इज द फिनिश लाइन, अब इसके आगे कुछ नहीं है। सो दिस फीलिंग वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। तो सबसे पहली बात, श्रीजन वर्मा ये है कौन, किस टाइप का एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, आप क्या कहते हैं कि श्रीजन वर्मा किस तरीके का है और उन्होंने कैसे इस एग्जाम को निकाला? हाँ, अगर आप मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड पे जाएंगे तो बहुत ही बिलो एवरेज और बिलो एवरेज के बीच में कहीं मैं अपने आप को प्लेस करूँगा। तो एक स्टोरी मैं इंसिडेंट बताता हूँ, मैं आपको मेरा एकेडमिक बताता हूँ कि क्लास प्रेप में आई थिंक 80s में ही परसेंट आए थे मेरे, एंड आई नेवर क्रॉस 90s इन माई स्कूल लाइफ। ठीक है, क्लास 12th में वो बेस्ट 4 बेस्ट 5 वाली चीज़ आती है, उसकी वजह से वो 90 क्रॉस किया, ओवरऑल में वो भी 89 ही था। ठीक है, क्लास 5th में रिपोर्ट कार्ड डे था, मेरे फादर गए रिपोर्ट कार्ड लेने टीचर के पास, उन्होंने रिपोर्ट कार्ड देखा एंड उन्होंने रिपोर्ट कार्ड लिटरली टीचर के सामने 2 टुकड़े में फाड़ा। ठीक है, दो टुकड़े में फाड़ा, उन्होंने टेबल पे रखा, उन्होंने बोला कि ये रिजल्ट देखने, ये मार्क्स देखने में नहीं आया। ठीक है, एंड ही वेंट। फिर मेरी मदर ने वो रिपोर्ट कार्ड उठाया, उन्होंने साइन किया एंड वी केम बैक होम। उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब वो 70s वाले जो साइकिल थी, वो 70s 60s वाली साइकिल वही चल रही थी। 10th में आई एंटर्ड 80s, 12th में वो नंबर थोड़े और बढ़े, 89 गए। तो जब 89 आए तो मुझे लगा कि एक साल थोड़ा सा अपने आप को देते हैं, IIT की ट्राई करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो फिर एक साल प्रिपेयर किया, फॉर्चुनेटली आई गॉट इनटू IIT। वहाँ से मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ, अगर इस एवरेज एकेडमिक बैकग्राउंड से मैं IIT आ सकता हूँ तो आगे और भी एग्जाम्स में ट्राई कर सकता हूँ। फिर मैंने कॉलेज के साथ गेट दिया तो मेरी ट्रिपल डिजिट में रैंक आई, 400 समथिंग। तो आई न्यू कि अगर इसको थोड़ा सा और मेहनत करूंगा तो दिस कैन गेट मी अ गुड रैंक एज वेल। फिर मैंने इंजीनियरिंग सर्विस की प्रिपरेशन करी, तो उसी साल मेरे गेट में 20 और इंजीनियरिंग सर्विस 3 आई, एंड फिर आई स्विच टू सिविल सर्विस, तो वहाँ पे 39। तो मतलब बेसिकली वो जो एकेडमिक ग्राफ है वो इंक्रीज करता हुआ गया। तो मतलब दैट वाज नेवर ऐसा कि मैं कॉलेज और स्कूल का हमेशा से टॉपर रहा हूँ या ऐसा कुछ नहीं, वो हमेशा बढ़ता गया। आप एक ऐसे पर्सन है ना जो सारे मिथ्स को भी बस्ट करते हैं। तो ये बताइए कि सबसे पहले
कि कोई एक एस्पिरेंट है जो तैयारी करने का सोचता है, क्या क्वालिटीज़ रहनी चाहिए कि उसको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि एक बहुत बड़ा पॉइंट रहता है। कई बार क्या होता है कि आप स्कूल में बहुत साउंड नहीं रहते तो लोग बोल देते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, या तुम बहुत अच्छे रहते हो स्कूल टाइम पे और फिर बोल देते हैं कि नहीं तुम तो बड़े होकर कलेक्टर ही बनोगे। तो आपके हिसाब से, क्योंकि आप ऐसे सर्कल में रहे हैं, हमेशा लोगों से कॉन्टैक्ट में रहे हैं, तो किस टाइप के लोग इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए सूटेबल रहते हैं? मुझे ऐसा लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर एंड यू थिंक कि आप ये काम कर सकते हो, तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। बिकॉज एक पॉइंट के बाद आपको रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि मैं कर सकता था और मैंने नहीं किया। और अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप पूरी जर्नी में अपने आप को मोटिवेटेड रखोगे कि मेरा ये टारगेट है एंड आई हैव टू अचीव। तो दैट मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है। बाकी जो मतलब आपके पास कैसे लोग हैं, वो आपको कैसे गाइड कर रहे हैं। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे बहुत अच्छे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे एकदम प्रिसाइजली गाइड किया कि ये डायरेक्शन है, ये करना है, एंड आई ट्रस्टेड देम ब्लाइंडली। तो मैं उस डायरेक्शन में गया एंड फॉर्चुनेटली मतलब जो रिजल्ट आया वो मतलब ये आपके हिसाब से कि गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी जर्नी में, जो आपको एक प्रॉपर पाथ दिखा सके वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप अपने ट्रू पोटेंशियल को समझ पाते हैं कि आप कहाँ पहुँच सकते हैं। फिर भी सर, आपका मतलब ये लाइफ में कैसे आपने ये डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है? मतलब आपने बहुत सारे एग्जाम्स निकाले, पर ये बाई चांस होता रहा कि ये आपका टारगेट ही थे कि पहले मैं ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर फाइनल ऐसा जाऊँगा? व्हाट वाज योर प्लान? तो स्टोरी कुछ ऐसे कि कॉलेज में जब हम लोग एंटर किए तो फर्स्ट ईयर तो मजे मजे में निकल जाता है, कुछ किसी ने नहीं सोचा कि क्या करना है। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स हमने सोचना चालू किया कि अब क्या करना है। तो मेरे दिमाग में आया कि सिविल सर्विस करते हैं, बिकॉज एट दैट टाइम सिविल सर्विस और इंजीनियरिंग सर्विस का जो सिलेबस होता था वो ओवरलैपिंग था। मतलब इलेक्ट्रिकल दोनों में ऑप्शनल मुझे मिल जाता, एक में तो पेपर ही है और दूसरे में ऑप्शनल है, और जीएस का जो सिलेबस सिविल सर्विस का था उसी का सबसेट इंजीनियरिंग सर्विस में था। तो मैंने सोचा अगर इसको करते हैं, इवन इफ आई मिस सिविल सर्विस आई विल क्वालिफाई इंजीनियरिंग सर्विस, इतना कॉन्फिडेंट था। तो मैं और मेरा एक और फ्रेंड था जय शिवानी, हम दोनों ने साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट करी। बट 2017 के अटेम्प्ट के पहले इंजीनियरिंग सर्विस के 2016 में उसका एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया गया। तो फिर देयर वाज अ टफ कॉल कि मुझे सिविल सर्विस में ही कंटिन्यू करना है कि आई हैव टू गो फॉर इंजीनियरिंग सर्विस। तो मैंने, क्योंकि मेरी गेट में 456 रैंक आई थी, तो मुझे लगा कि अगर मैं इंजीनियरिंग सर्विस में फोकस करता हूँ तो थोड़ा सा मेरे लिए बेटर होगा। तो फिर मैं इंजीनियरिंग सर्विस में चला गया एंड जय कंटिन्यूड विद सिविल सर्विस। I qualified engineering service in 2018. He qualified civil service in 2018. Presently he is an Assam cadre IAS officer. And फिर उसके बाद जब मेरा ये इधर निकल गया, इंजीनियरिंग सर्विस हो गया, मुझे पता था कि मेरे इलेक्ट्रिकल पे बहुत अच्छी कमांड हो गई है, ऑप्शनल के लेवल का वो प्रिपरेशन हो चुकी है, अब जीएस पढ़ना बचा है। तो आई केम बैक टू दी सिविल सर्विस एंड आई कंटिन्यू फ्रॉम देयर। वेरी गुड। मतलब एक था शुरू से एम कि करना है, बीच में माइलस्टोन्स थे आपके लिए छोटे छोटे कि हाँ इसको भी करते गए। इट्स लाइक दैट आई एग्जीक्यूटेड माय प्लान बी बिफोर माय प्लान ए। ओके। तो ये अच्छा एक पॉइंट कहा आपने, प्लान बी, बैकअप प्लान। क्या ये सबके लिए होना चाहिए, क्या रखना चाहिए? क्योंकि अलग अलग थ्योरीज अलग अलग पर्सन्स के लिए, कि जब आप अपना बैकअप रखेंगे तो मतलब आप नहीं करना चाहते हो। कई लोग ऐसा रहता है बैकअप रहता है तो मन में शांति रहती है कि कर लेना चाहिए। आपके हिसाब से क्या सही है? मेरे हिसाब से तो मतलब ऑब्वियसली अगर आप देखिए स्टैटिस्टिक्स में लाखों लोग पेपर दे रहे हैं और हर बार जो फाइनल लिस्ट आती है उसमें 700, 800, 900 इतने ही लोग आते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि वो जो जनता मिस कर जा रही है उसके पास कुछ ऑल्टरनेट होना चाहिए। यू कैन नॉट बी अनएम्प्लॉयड, ठीक है? तो आपके पास एक अच्छा प्लान होना चाहिए। बट अगर आपके थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी है, आपको पता है कि आपको सिविल सर्विस ही करना है, तो आपको बैकअप अगर आपने पहले एग्जीक्यूट, फॉर एग्जांपल मेरा केस था, मैंने बैकअप को पहले एग्जीक्यूट कर लिया था। मैं चाहता तो मैं उसके बाद नहीं भी कंटिन्यू करता, बिकॉज आई हैड अ ग्रुप ए सर्विस ऑफ इंडियन रेलवेज, तो मैं उसको नहीं कंटिन्यू करता। बट क्लैरिटी अगर आपके पास है, आप चाहते हो कि आपको वो चीज़ अचीव करना है, तो वो लेथार्जी कभी क्रीप इन नहीं करेगी। आपका प्लान बी रहेगा, बट यू शुड नो व्हेन टू एग्जीक्यूट द प्लान बी, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट दैट कि आपने पहला अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ तो आप डायरेक्ट प्लान बी पे चले गए। तो यू शुड नो व्हेन टू एग्जीक्यूट द प्लान बी, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। नॉर्मली इस एग्ज़ाम में ऐसा देखा जाता है ना, इस एग्ज़ाम में यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, कि लोगों को 3-4 साल लग जाते हैं। आपके हिसाब से वो क्यों लगते हैं और आपको क्यों नहीं लगे? 3-4 साल लगते हैं।
एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है, बट कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाते हैं, ठीक है। तो 3-4 साल मुझे ऐसा लगता है ना कि देयर आर एनॉर्मस एरियाज वेयर यू कैन कमिट मिस्टेक्स, ठीक है। तो आप हर साल कुछ मिस्टेक करते हो, अगले साल उसको रेक्टिफाई करते हो, फिर अगले साल कुछ मिस्टेक करते हो, फिर उसको रेक्टिफाई करते हो। तो दिस इज अ प्रोसेस जिसमें आप बिल्ड करते हो। फॉर्चुनेटली मुझे इसलिए नहीं लगा, एक क्योंकि मेरा ऑप्शनल प्रिपेयर्ड था, ठीक है, और बहुत अच्छा ऑप्शनल प्रिपेयर्ड था, तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट। सेकेंडली मेरे पास ऐसे लोग थे जिनकी गलतियां उन्हें पता थी, उन्होंने एनालाइज कर रखा था, एंड दे वर देयर टू गाइड मी। वन ऑफ देम इज माय कॉलेज सीनियर अपूर्व दीक्षित। तो वो 24 आवर्स में उनके गाइडेंस में रहता था, एंड ही फ्रॉम द वेरी स्क्रैच कि ये बुक पढ़नी है, ये बुक नहीं पढ़नी है। I'll even tell you कि उन्होंने मेरी बुक में कुछ चैप्टर्स भी ऐसे मार्क कर रखे थे कि इस चैप्टर को मत पढ़ो, एंड उन्होंने वो मार्क कर रखा था, तो मैंने आज तक वो नहीं पढ़े, ठीक है। तो दिस वाज द लेवल ऑफ हैंड होल्डिंग दैट पीपल हैव डन फॉर मी। तो ये एक बहुत फॉर्चुनेट चीज थी कि मुझे क्यों नहीं लगे वो 3-4 साल। बहुत सही, मतलब अपूर्व सर के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ उनको भी कि उतने अच्छे मेंटर मिले आपको, क्योंकि अगर ये पता रहे कि क्या नहीं पढ़ना है तो आपको पढ़ना बहुत आसान हो जाता है, खासकर सिविल सर्विसेज में। तो यूपीएससी की जर्नी में सबसे चैलेंजिंग पोर्शन होता है करंट अफेयर्स। मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से समझा है कि अगर करंट अफेयर्स को बेसिक सेलिंग कर दिया जाए तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस की तैयारी आसानी से हो जाती है। पढ़िए मेरे साथ और न्यूज़पेपर एनालिसिस कवर करें एक आसान तरीके से। मैं हूं अमन शर्मा और मैं यूपीएससी सीएससी के लिए अनअकैडमी प्लस पे लाइव पढ़ाता हूं। तो ये हम लोगों ने एक बहुत अच्छा डिफरेंशिएटिंग चीज़ कर ली, क्योंकि जब कोई प्रिपरेशन करने आता है ना, पहले से ही एक प्री कंसेंस रहता है कि आपको इतना टाइम लगेगा, ये नहीं होगा करके। पर आप जैसे लोगों से बात करके ये मिथ हटता है कि अगर आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस है तो आप एक्चुअल पे सही टाइम पे चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम लोगों से, जैसे अगर हम लोग ये पूरा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद प्रिपरेशन करने के लिए जाते हैं, आप मुझे ये बताइए कि नोट्स इंपॉर्टेंट है, कितने बुक्स रेफर करने चाहिए, एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से? हाँ, मतलब अगर आप ये पूछे कि कितनी बुक्स इंपॉर्टेंट है क्या, तो मुझे लगता है कि आई विल बी अमंग दोज फ्यू कैंडिडेट्स जिन्होंने सबसे कम बुक पढ़ी होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ कभी नहीं पढ़ा, इकोनॉमिक सर्वे कभी नहीं पढ़ा, तो ये सब चीज़ें। बाकी एनसीईआरटीज़ में भी मैंने बहुत लिमिटेड एनसीईआरटीज़ पढ़ी, ज्योग्राफी की 4 एनसीईआरटीज़ पढ़ी, इकोनॉमी की 2 एनसीईआरटीज़ पढ़ी, सोसाइटी की 2 पढ़ी, फाइन आर्ट्स पढ़ी, आई थिंक इतनी एनसीईआरटीज़ पढ़ी। इसके अलावा मैंने कोई एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी, तो मेरे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे। मतलब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना कि वो आप क्या पढ़ रहे हो, उस पर कितना ट्रस्ट है, उसको कितनी बार पढ़ रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कितनी बुक्स पढ़ रहे हो। आपके सोर्सेज लिमिटेड हो बट आप उन सोर्सेज को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर रहे हो, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। ये बहुत सही कहा, रिपीटेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि आप अपने सबकॉन्शियस में कितना डाल सकते हैं ताकि आप उसको एग्जाम के टाइम पे रिप्रोड्यूस कर सकें। एग्जैक्टली, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपसे बात करके एकदम यूपीएससी की जर्नी बहुत ज़्यादा आसान लग जा रही है, पर आपको कुछ तो मतलब स्टूडेंट्स को ऐसा गाइड करके बताना ही पड़ेगा कि आप किस तरीके से, आपके रिसोर्सेज थे, आपने वो रिसोर्सेज कहाँ से बनाए या कहाँ से पाए, ताकि जो एस्पिरेंट्स भी हैं वो लोग भी समझ सकें कि हम लोग भी सर के पाथ में चल सके। तो कुछ उनके लिए भी रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल हैं। मतलब आप जैसे कुछ स्टैटिक बुक्स तो हैं, ठीक है, आपकी लक्ष्मीकांत हो गई, फिर स्पेक्ट्रम हो गई, तो इस तरीके की बहुत सारी जो स्टैटिक बुक्स हैं वो तो आपके पास एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये सारी बुक्स आपके पास हैं और वो स्टैंडर्ड है। मतलब उनसे अगर आप डिविएट कर रहे हो तो मुझे नहीं पता आप क्यों कर रहे हो, यू माइट हैव अ लॉजिकल रीजन, मेरे पास नहीं था तो मैंने डिविएट भी नहीं किया। तो उन रिसोर्सेज को तो आपको रखना ही रखना है। इसके अलावा एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो हिंदू पढ़ रहे हो तो हिंदू पढ़ो, ये नहीं कि आज हिंदू पढ़ लिया, कल इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लिया, परसों फिर हिंदू पढ़ लिया, इस तरीके से। मंथली कंपाइलेशन पढ़ रहे हो तो जिस भी जगह का पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यू करो, ये नहीं कि हर जगह पर स्विच कर रहे हो आप। तो इस तरीके से बस आप जो भी रिसोर्स चूज करो, नो रिसोर्स इज बैड, ठीक है। एक हर रिसोर्स बनाने के पीछे एक प्रॉपर एक्सपर्ट टीम बैठती है, वो बनाती है, तो वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो किसी रिसोर्स को मैं ये नहीं बोलूंगा कि अच्छी है या खराब है, इट्स जस्ट दैट कि आप किससे पढ़ना चाह रहे हो, कौन सी चीज आपको समझ में आ रही है। किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी होगी,
तो उसे कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखी हुई बुक पसंद आ जाएगी। किसी की इंग्लिश बहुत एवरेज होगी तो उसे सिंपल इंग्लिश वाली बुक चाहिए होगी जिसने बहुत प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हो। तो जो भी रिसोर्स आपके लिए अच्छी है आप उसको पढ़ो, उसको आइडेंटिफाई करो, उससे स्टिक करो। ये मेरा मानना है। बहुत सही कहा सर, आपने इतना अच्छा डिफ्रेंशिएट किया ना कि दूसरों के बातों पे मत जाओ। वो आपको बोल दिए ये फलाने में बहुत आसान है, आपको कर लेना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए एक्चुअल में आसान होगा। ये बहुत अच्छा है। बात करते हैं न्यूज़पेपर। सबसे ज़्यादा मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, क्योंकि करंट अफेयर सबसे ज़्यादा आता है। करंट अफेयर न्यूज़पेपर से आता है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए ये बताइए। मेरी अप्रोच बहुत क्लियर थी न्यूज़पेपर को लेकर। मेरे दिन के 2 घंटे, मैं सुबह 7:30 में लाइब्रेरी पहुंच जाता था, 7:30 से 9:30 वो न्यूज़पेपर के लिए डेडिकेटेड रहते थे। 2 आवर्स डेली। 2 आवर्स डेली। अब इसमें कई बार ऐसा होता था कि पेपर बहुत छोटा आ जाएगा, तो वो न्यूज़पेपर मैं 1 घंटे में या 75 मिनट्स में ख़त्म कर दूंगा, तो वो टाइम वहाँ पे बचता था। उस गैप में मैं इंडियन एक्सप्रेस उठा लेता था। मैं इंडियन एक्सप्रेस को पीछे से पढ़ना चालू करता था, मतलब पहले एक्सप्लेन्ड, फिर एडिटोरियल्स, और इसके बाद भी अगर टाइम बच गया तो नॉर्मल पेपर को। अगर टाइम नहीं बचा, कई बार हिंदू बहुत लेंदी आ जाता है, 2 घंटे लग जाते हैं, तो आप उसको कॉम्पैक्ट 2 घंटे में करके खत्म करो। अगर कोई न्यूज़ आर्टिकल आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है तो पहले आइडेंटिफाई कर लो, उसके बाद उसको पढ़ो, ताकि बहुत सेलेक्टिव स्टडी हो, क्योंकि फर्स्ट पेज से लास्ट पेज नहीं पढ़ना होता है, बहुत लिमिटेड चीज़ें होती है जो आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो इस तरीके से मैं न्यूज़पेपर करता था 2 घंटे डेली। नोट्स में उसके नहीं बनाता था, बट हमें ये इंश्योर करता था कि जैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, अगर उसमें फॉर एग्जांपल सीबीआई रिलेटेड कोई चीज आ गई या सीबीआई डायरेक्टर रिलेटेड कोई चीज आ गई, तो आई विल गूगल कि अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ सीबीआई डायरेक्टर या सीबीआई इज एस्टैब्लिश्ड बाय विच लॉ, ठीक है। इस तरीके से चीजें जो भी चीजें आप ढूंढ सकते हो, आप उसको ढूंढो। वो चीज वही न्यूज़पेपर में लिखता था। एक बार जब न्यूज़पेपर खत्म होता था, उसके बाद जो मैंने पेन से चीजें लिख रखी है उसको मैं रिवाइज करता था, पेपर फोल्ड करता था, हटा देता था। मैं उसके भी नोट्स नहीं बनाता। अब इससे होता क्या था कि इस वीक अगर मान लीजिए कोई न्यूज आई है, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई चीज आई है, ठीक है, तो नेक्स्ट वीक वो रिपीट होगी। नेक्स्ट वीक वो रिपीट होगी, मैं फिर गूगल करूंगा, ठीक है, तो रिपीटेशन से वो मुझे मेमोराइज हो जाएगी। तो ये चीज मैं करता था, मैं इसीलिए न्यूज़पेपर के नोट्स नहीं बनाता। तो सर आपने मतलब नोट्स बिल्कुल नहीं बनाए हैं, फिर भी इतना ज़्यादा रिटेंशन आपने ये बताया कि बार बार वही टॉपिक अगर रिपीट हो रहे हैं तो आपको वो याद होते जाते थे। क्या ये चीज़ें आपको आपके और भी सेक्शंस में हेल्प करती थी, प्रीलिम्स में या मेंस में, राइटिंग में? रिपीटेशन तो मेरे हिसाब से जहाँ पे भी होगा, वो अगर आप बार बार उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि हाँ ये पहले पूछा गया है, ये फिर से आया, तो वो कहीं ना कहीं आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी में वो आ जाता है मेरे हिसाब से। तो वो हर जगह पे ट्रू होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इवन इंटरव्यू में कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें आपने पहले पढ़ रखी हैं जो अचानक से आपको क्लिक करेगी तो आप बता सकते हो। अच्छा, तो वो एक रिलेट करते हो कि रिसेंट इंसिडेंट ऐसा हुआ था। तो अब हम लोग प्रॉपर एक प्रिपरेशन मोड में आ जाते हैं। मैं तैयारी कर रहा हूँ आपके गाइडेंस में। तो सबसे पहले प्रीलिम्स की तैयारी, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं नया आया हूँ। प्रीलिम्स कौन से टॉपिक कहाँ से स्टार्ट किया जाए, कितने दिनों में कंप्लीट करना चाहिए, क्या प्रीलिम्स की तैयारी मेंस के साथ होनी चाहिए या पहले प्रीलिम्स करेंगे बाद में मेंस करेंगे, बताइए। मैं ये बोलूँगा कि प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते। प्रिपरेशन पूरी साथ में चलती है, जस्ट दैट कुछ चीज़ें प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट होती हैं, कुछ मेंस के लिए रेलिवेंट होती हैं। आप उनको स्पॉट करते चलते हो कि क्या चीज़ प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है, क्या मेंस के लिए। जब लास्ट टाइम आता है, जब सिर्फ प्रीलिम्स पे आप फोकस कर रहे होते हो, तो आप कहीं ना कहीं वो कर लेते हो कि हाँ अब जो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है उसको कर लेते हैं, क्योंकि दैट इज फाइनल रिवीजन। तो वो उस तरीके से होता है। बट अगर आप नए फ्रेश आप कैंडिडेट हो जो प्रिपरेशन कर रहा है प्रीलिम्स की, और उसको मुझे कुछ बताना हो, तो मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले आइडेंटिफाई दी स्टैटिक बुक्स जो आपके लिए एप्ट है, ठीक है। वो एनसीईआरटीज तो होंगी, मस्ट है। उसके अलावा जो हिस्ट्री की, आर्ट एंड कल्चर की, ज्योग्राफी की जो भी बुक्स हैं जो आप करना चाहते हो रेफर, आप उनको लो, उनको ख़त्म करो, ठीक है। देन स्टार्ट विद मॉक टेस्ट्स, क्योंकि रादर देन क्या नॉलेज है आपको, इट्स कि आप क्वेश्चन पेपर को कैसे अप्रोच करते हो, वो डिटरमाइन करता है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है या नहीं। और सर ये जो प्रीवियस ईयर है ये कब करना चाहिए, मॉक के साथ, मॉक के पहले, या प्रिपेयर करते वक्त ही? टू बी ऑनेस्ट मैंने प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर नहीं देखे थे, अच्छा, ठीक है। बट उसकी जगह पे मैंने कंपेंसेट किया था कि मैंने मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा दिए थे। तो आई गेव ऑलमोस्ट मोर देन 90 और 100 मॉक टेस्ट फॉर प्रीलिम्स, जिसमें मैं अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहा था कि एलिमिनेशन कैसे करना है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको कैसे अप्रोच करना है,
और जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें गलती नहीं हो ये इंश्योर करना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में छोटा सा लिखा होता है नॉट और हम वो मिस कर जाते हैं, और वो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जो हमें आता है 2 नंबर फेच करा सकता था, हम वो गलत कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों पे मैं ज़्यादा फोकस करता था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए मैंने नहीं देखे, हाँ बट मेंस के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि मेंस में सिलेबस जो उन्होंने लिख रखा है क्वेश्चंस रिवॉल्व अराउंड दैट, और आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्वेश्चंस किस लैंग्वेज में पूछे जाते हैं, और जब पूछे जाते हैं तो उसका आपको कैसे प्रेजेंटेशन करना है। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मेंस के टाइम पे आई यूज्ड टू रिफर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बट प्रीलिम्स में मैंने नहीं किया। तो सर मॉक कितने रेलेवेंट होते हैं, क्या रहता है, सारे इंस्टीट्यूट अपने अपने हिसाब से मॉक निकालते हैं, तो ज़रूरी है क्या कि जिस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर आप दे रहे हैं वैसे ही आपके एग्जाम में भी आए? इस चीज़ में ये बोलूँगा कि नो टेस्ट सीरीज, ठीक है, कैन बी 100% सेम एज द यूपीएससी पेपर। यूपीएससी का पेपर अनप्रेडिक्टेबल होता है और वो कहीं ना कहीं से वो दिख जाता है पेपर करते टाइम, बट इसका ये मतलब नहीं है कि जो टेस्ट सीरीज हैं अवेलेबल वो हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्योंकि वो यूपीएससी के लाइन पे नहीं है। टेस्ट सीरीज आपकी नॉलेज चेक करने के लिए, आपकी स्ट्रैटेजी बिल्ड करने के लिए और आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए होती है। इफ यू आर स्कोरिंग 110, 120 इन द टेस्ट दैट आर प्रेजेंटली ओवर हियर, यहाँ के टेस्ट मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट बनाए जाते हैं इंटेंशनली, कि अगर आप उसमें नंबर लेकर के आ रहे हो तो जब आप फाइनल पेपर दोगे तो वहाँ पे आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, मेरे केस में क्या था कि मेरे नंबर जो मैं मॉक टेस्ट देता था उसमें रेयरली होता था कि वो 100 क्रॉस करते थे। ठीक है, मोस्टली मेरी रेंज जो थी वो 85 से 95 के बीच में थी, तो मैं उसी में रहता था। बट फॉर्चुनेटली फाइनल पेपर में मेरे आए 122, मतलब जो मैंने कोचिंग के आंसर्स की इससे मैच किया है, अभी ऑफिशियल मार्क्स तो नहीं रिलीज हुए, तो मेरे 122 थे। तो ये सिग्निफाई करता है कि अगर आप यहाँ के टेस्ट सीरीज में थोड़े से कम मार्क्स भी हैं तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा आपके एक्चुअल मार्क्स को। इट्स जस्ट कि आप कितने कंसिस्टेंट हो, यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है वहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे आप सीख लो कि नंबर कैसे बढ़ाने हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं होता है जो ये बोल सके कि मैं 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके, मतलब होंगे, हो सकता है, बहुत रेयर, मतलब आप फिंगर्स पे गिन सकते हो उनको कि 60 क्वेश्चंस करके आया और 59 सही हो गया मेरे और मैंने क्वालिफाई कर लिया। मोस्टली जो लोग होते हैं दे आर लाइक कि हम 90 करके आ रहे हैं, 95 करके आ रहे हैं, और उसमें से मुझे 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो शॉर्ट आते थे, बाकी में मैं कैलकुलेटेड गेस मार के आया ताकि वो 40 मार्क्स का जो 80 हो रहा था उसको मैं 105 कर सकूं। तो मोस्टली वो होते हैं। लेकिन ये जो 50 क्वेश्चंस के जो तुक्के मारते हैं लोग, जो जिसको कैलकुलेटेड गेस बोलते हैं, उसकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है। अच्छा, वो यहाँ के मॉक्स सिखाते हैं जो आप यहाँ देते हो। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब कुछ चीज़ें जो है वो चाहे आप कितना भी पढ़ लो नहीं सीख सकते, सिर्फ टेस्ट से ही सीख सकते हो, जो आपको जितना ज़्यादा दिलाएं वही ज़रूरी रहेगा आपके एग्जाम में। तो सर मुझे आपसे ये जानना है कि प्रॉपर प्रीलिम्स की तैयारी हम लोगों को कैसे करनी चाहिए? प्रीलिम्स के बारे में हर एक चीज़ बताइए, और अगर मैं आपके अंडर तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा, तो ऐसा है कि प्रीलिम्स में 2 पेपर हैं, एक है सीसैट और दूसरा जीएस का पेपर है। तो सीसैट में मुझे कभी मतलब एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड था, तो मेरे लिए जो मैथ्स वाले क्वेश्चन होते थे वो बहुत ईजी हो जाते थे। मेरी अप्रोच भी उस पेपर में यही होती थी कि जब मैं क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करता था तो मैं पहले सारे मैथ्स वाले क्वेश्चन करता था, जब वो खत्म हो जाते थे तो मैं इंग्लिश पे आता था। तो मतलब उसमें क्योंकि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता था तो प्रॉब्लम मैथ से काम हो जाता था, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। बट अगर कोई ऐसा है जिसको लगता है कि उसकी मैथमेटिक्स वीक है, तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप कोई भी एक रेफरेंस सोर्स ले लो और उसे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, अनअकैडमी पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो सीसैट से डेडिकेटेड होंगी। वॉच देम और प्रैक्टिस कर लो, बहुत ज़्यादा नहीं, लास्ट के 1 वीक 10 दिन भी कर लो तो यू विल गेट अ डिसेंट कॉन्फिडेंस कि हाँ ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का। कुछ लोगों को जानता हूँ ना, उनके पेपर 1 में अच्छे आ गए हैं और सेकंड क्वालिफाई नहीं हो पाया, क्योंकि इन्हीं बातों में रह गए कि वो तो बन जाता है, पर सेल्फ एवेलुएट किए नहीं और एंडेड। तो ये मतलब ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। मैंने भी ऐसे केसेस सुने हैं जो उन्होंने पूरे पेपर ही नहीं अटेम्प्ट किया, उन्हें लगा कि मैंने अच्छा ठीक है 90 मार्क्स का कर दिया है, 70-80 आ जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा, बट समवेयर कुछ बबल करने में मिस्टेक हो गई या कुछ हो गया तो दे कुड नॉट क्वालिफाई। तो ऐसे केसेस मैंने भी सुने। तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। ये सिविल सर्विस एग्जाम की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको लिमिटेशंस में रखता है, ना आपको ओवर कॉन्फिडेंस में जाने देगा ना आपको अंडर में जा सकते हो आप, वो आपके ऊपर है। आप अगर एकदम ही कॉन्फिडेंस को एग्जाम से लिंक कर दोगे तो आप वो जो एस्पिरेंट्स वाला डायलॉग है कि 6 साल बाद वो कॉन्फिडेंस जमीन के अंदर होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि आप एग्जाम को अपने
कॉन्फिडेंस से लिंक कर देते हो, तो वो चीज़ है। बट अभी आप कभी आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाने देगा, जब आप जाओगे तो आपको वापस ले आएगा। अच्छा। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, चाहे CSAT में क्वालिफाइंग ही हो। बाकी एक थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जानी चाहिए। एक टेस्ट अगर आप दे सकते हो तो एक CSAT का टेस्ट अप्रोच करके जाना एग्जाम में मेरे हिसाब से कोई गलत चीज़ नहीं है। दूसरा प्रीलिम्स GS पे अगर हम आते हैं तो GS के लिए बहुत स्टैटिक रिसोर्सेज थी। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम थी, एंशिएंट हिस्ट्री में हमारे पास तमिलनाडु की NCERTs थी क्लास 11th वाली। ठीक है, फिर मेडिवल मैंने बहुत ज़्यादा मतलब एंशिएंट मेडिवल उसी तमिलनाडु NCERT से जो पढ़ा वो पढ़ा, उसके अलावा बहुत ज़्यादा उसमें मैंने पढ़ने की कोशिश भी नहीं करी, क्योंकि वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो थी वो उसमें बहुत पुअर स्टैंड करता है। अच्छा, हाँ। तो वो चीज़ थी। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया थी, और मेरे पास एक राहुल सर के नोट्स थे जो उधर करोल बाग में मिल जाते हैं, तो वो थे, तो उससे मैंने पढ़ा था। दैट वाज मोर देन सफिशिएंट। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जो आपकी नितिन सिंघानिया है उसको भी मैंने बहुत कम ही रेफर किया था, मेजरली वो नोट्स थे जिनसे मैं पढ़ता था। फिर इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मृणाल की वीडियोस देखी थी, एंड इकोनॉमिक्स के लिए मैंने और कोई सोर्स रेफर नहीं किया था। मैंने बस मृणाल सर की जो अनअकैडमी वाली वीडियोस हैं वो वीडियोस मैंने देखी थी मल्टीपल टाइम, मतलब 2 बार देखी थी मैंने। और वो जो नोट्स थे उनका PDF मैंने प्रिंट करा के रखा था, वो मेरे सोर्स थे जिसको मैं रेफर करता था मल्टीपल टाइम। करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स वाले मृणाल सर कवर करा ही देते हैं पूरा। इकोनॉमिक सर्वे बजट उसी में आ जाता है, इसलिए मैंने कभी दोबारा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की भी कोशिश नहीं करी। अच्छा। और इसके बाद जो है साइंस एंड टेक, तो बीइंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड साइंस एंड टेक उतना इशू होता नहीं था। प्लस बहुत वेल एस्टैब्लिश फैक्ट है, फैक्ट क्या मतलब एक ट्रिक है कि अगर साइंस एंड टेक के क्वेश्चन फंस रहे हैं, ऑल ऑफ द करेक्ट मार्कर के आंसर आगे बढ़ते हैं। अच्छा। ठीक है, तो वो सब चीज़ें कहीं रहती थी, और अगर थोड़ा सा भी बेसिक साइंस से रिलेटेड है तो वो हिट हो जाता था, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट ही है। तो साइंस एंड टेक हो गया। एनवायरनमेंट में मुझे कोई बहुत अच्छी बुक मिली नहीं। शंकर IAS एक बहुत पॉपुलर सोर्स है जो लोग रेफर करते हैं, बट पर्सनली मुझे वो बुक पढ़ने में कभी भी मुझे इंटरेस्ट नहीं आया। अच्छा। तो 1 बार 2 बार मैंने पढ़ी, बट फिर मैंने मतलब जो बेसिक चीज़ें जो प्रीलिम्स के टेस्ट में आती थी ना, मैंने उनको निकाली, क्योंकि एनवायरनमेंट में मोस्टली करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें ही मुझे लगता है कि पूछी जाती हैं। वो स्टैटिक अगर आपको पता है तो आपको टेस्ट से प्रीलिम्स के टेस्ट से मिल जाएगा, आप उसको सप्लीमेंट कर लो। तो वो मेरी स्ट्रैटेजी थी एनवायरनमेंट के लिए। जस्ट मोस्टली तो मेरे हिसाब से प्रीलिम्स के यही सोर्सेस थे। करंट अफेयर्स वही न्यूज़पेपर मंथली, और कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप जिससे रेफर करना चाहिए उसको करते हो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो सर अभी हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया प्रीलिम्स के बारे में। इस साल का भी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आने वाला है, तो एस्पिरेंट्स के लिए आपके जो थॉट्स हैं, जो आप कहना चाहेंगे कि इस तरीके से मैंने भी अपना प्रीलिम्स निकाला था और आप भी निकाल सकते हैं, कुछ टिप्स? तो मेरे लिए टिप मतलब जो मैं देना चाहूँगा वो ये है कि आप टेस्ट तो मुझे लगता है सबने प्रैक्टिस किया होगा, और अगर आपने नहीं किया है तो अभी भी टाइम है, आप टेस्ट प्रैक्टिस कर लो और स्ट्रैटेजी बिल्ड कर लो। लास्ट चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा, कभी भी जो आपने अपनी स्ट्रैटेजी टेस्ट में किया है पेपर एग्जामिनेशन सेंटर पे, वहाँ पे कभी भी उसको मत चेंज कीजिएगा, चाहे पेपर कितना भी डिफिकल्ट आ जाए। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, पेपर डिफिकल्ट लगा था मुझे पेपर अटेम्प्ट करते टाइम, बट अपरेंटली मैंने अपनी स्ट्रैटेजी से अलाइन किया और आई स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन प्रीलिम्स। मल्टीपल रिविजन्स कर लीजिए, जो भी टेस्ट आपने दिया है, जो भी सोर्सेज आपने पढ़ रखे हैं। इस समय कोई नए सोर्स पर जाने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, अनटिल अनलेस आपने कुछ छोड़ रखा है तो आप उसको कवर कर लीजिए। तो बस इतनी चीज़ें करिए, और थोड़ा सा 1 दिन पहले एग्जाम के कॉन्फिडेंट रखिएगा अपने आप को, थोड़ा कॉन्फिडेंस से सेंटर पे जाइएगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा। थैंक यू सो मच सर, एंड सारे एस्पिरेंट्स को ऑल द बेस्ट फॉर द प्रीलिम्स। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सर मेंस के प्रिपरेशन के लिए। मेंस में एक ऐसा पोर्शन है, डिस्क्रिप्टिव है, बहुत सारे पेपर लिखने रहते हैं, और आपने ये भी कहा कि मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी साथ में होती है। आप अपनी स्ट्रैटेजी बताइए कि आपने जब तैयारी करने का सोचा तो किस तरीके से अप्रोच किया जाए दोनों चीज़ों को, और खासकर मेंस के लिए। तो मेंस की प्रिपरेशन में अपनी जर्नी से बताता हूँ आपको। मैंने अराउंड मार्च 2019 प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। फुल फ्लेजेड जो प्रिपरेशन थी वो मार्च 2019 में स्टार्ट करी थी। मई में पहला प्रीलिम्स था। जब मैं मार्च में स्टार्ट कर रहा था तो आई वाज डेड श्योर कि ये प्रीलिम्स तो नहीं निकलना। तो मैंने बट फिर भी मैंने वो प्रीलिम्स दिया, मैंने वो प्रीलिम्स अटेम्प्ट किया। मेरे 50 समथिंग मार्क्स आए। मुझे पता था कि वो प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई होना है, बट स्टिल आई गिव दैट पेपर। तो इससे क्या फायदा हुआ था कि इस ड्यूरेशन में मैं एटलीस्ट स्टैटिक बुक से एक बार रेफर कर चुका था।
उस प्रेशर में आकर के स्टैटिक बुक रेफर कर चुका था और कुछ कुछ करंट अफेयर्स वाली मंथली मैगजीन में पढ़ चुका था। आई मेड अ डेडलाइन कि ये प्रीलिम्स की डेट है, इसमें मुझे प्रीलिम्स देना है, तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट प्रीलिम्स की होती है मैं एक बार तो पढ़ के जाऊंगा। तो मैं एक बार ही पढ़ के गया था, मुझे याद कुछ भी नहीं था। एक बार में लक्ष्मीकांत में कुछ नहीं याद होता, स्पेक्ट्रम में कुछ भी याद नहीं होता, बट स्टिल आई गिव दैट पेपर विद कॉन्फिडेंस कि मुझे नहीं होना है तब भी चलो मैं दूंगा, ठीक है। मतलब वो अलग टाइप का कॉन्फिडेंस था वो। उसके बाद मैंने एक टारगेट बनाया, डेडलाइन बनाई कि जो लोग ये प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं वो सितंबर एंड में मेंस लिखेंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट सितंबर एंड तक मेरी आंसर राइटिंग कंप्लीट होनी चाहिए और मेंस रिलेटेड जो चीजें मैंने पहले मिस कर दी है मुझे वो खत्म करनी है। तो मेरा डेटाबेस अभी भी निल है, अभी भी मेरा डेटाबेस निल है और मैं मेंस की आंसर राइटिंग कर रहा हूँ। मेरे मेंस के टेस्ट में सेंटर पे जाके 3 घंटे की जगह 4 घंटे लिखता था। 4 घंटे में भी 18 क्वेश्चन करता था, 19 क्वेश्चन करता था। 4 घंटे में भी पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं होता था, बट मैं फिर भी लिखता था, ठीक है। इसलिए कि मुझे देखना था कि आंसर राइटिंग कैसे होती है। एग्जाम हॉल में बैठ करके मैं कितना लिख पाऊंगा, नहीं लिख पाऊंगा, मेरे जितना मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा है, कुछ पढ़ा है, उसका कंटेंट मैं कितना रिकॉल कर पा रहा हूँ, जो मेरी फर्स्ट रीडिंग हुई है स्टैटिक की उससे मैं कितना रिकॉल कर पा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें चेक करने के लिए तो ये मैंने किया, जो मोस्टली लोग मिस कर देते हैं क्योंकि उनको हेजिटेशन होता है कि मैंने पढ़ा ही नहीं है, मैं लिखूंगा क्या, ठीक है। तो मैं बस ये बता रहा हूँ, जब मैंने पढ़ा नहीं, मैंने प्री दिया, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने मेंस के आंसर राइटिंग करी, तो ये हेजिटेशन उसको ओवरकम करता है। तो बाय द टाइम जो उस साल के एक्चुअल मेंस के वो क्वालिफाइड, जो मेंस प्री क्वालिफाइड लोग थे जो खत्म कर रहे थे, उन्होंने अपने फाइनल पेपर लिखा। आई वाज डन विद 1 मेंस कंप्लीट टेस्ट सीरीज, ठीक है, जिसमें पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट दोनों थे। मेरे नंबर स्टार्टिंग में 40s 50s में आते थे, बट देन उसको थोड़ा स्ट्रक्चरिंग सीखी। कंटेंट तो बहुत ज्यादा मेरा उस टेस्ट सीरीज में बिल्ड नहीं हो पाया, बट स्ट्रक्चरिंग इंप्रूव करके, वर्ड लिमिट को कम करके मैं एटलीस्ट 3 घंटे में 18 क्वेश्चन और 40 मार्क्स टू 70 मार्क्स का लीप ले चुका था। तो आई वॉज हाफ वे थ्रू माई प्रिपरेशन कि अगली बार जब मेंस देना होगा तो मुझे मेंस की आंसर राइटिंग में डिफिकल्टी नहीं होगी। Really good, sir. You did what is right, not what is easy. Yeah, I did what is right, exactly. बहुत सही। तो ये आपने मतलब एक बेस अपना पहले बना ही लिया, मतलब आपने वो किया है जो मतलब बाकी लोग बिल्कुल नहीं करने का सोचते हैं कि अभी से क्यों दिला है, पहले प्रीलिम्स देंगे, ये करेंगे। नहीं, आपने वो किया जो आपको मतलब प्रॉपर आपके गाइडेंस के थ्रू आपको पता था कि अगर आप इस चीज़ की तैयारी कर लेते हो तो आपको वैसे भी एडवांटेज मिलेगा। तो अब हम लोग अगर आगे बढ़े तो किस तरीके से करना चाहिए हर एक GS1 पूरा आप मेरे को अच्छे से बताइए, क्योंकि मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, आपने करवा दिया। तो अब मुझे ये जानना है कि मेंस की तैयारी हर एक पार्ट से, GS1 GS2 लैंग्वेज पेपर्स कैसे करना चाहिए, पेपर A पेपर B हर एक चीज़ आप बताते जाइए। ठीक है, लैंग्वेज पेपर में वो अलग रखते हैं। लैंग्वेज पेपर में मैंने कुछ बहुत एफर्ट किया नहीं था, डायरेक्टली पेपर दे के आ गया था, तो लैंग्वेज अलग है। लेट्स स्टार्ट विद GS1। GS1 में वही स्टैटिक बुक जो थी वो रेफर किया था, बट ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि अब मेंस में वो फैक्ट से ज्यादा ओपिनियन और इंफॉर्मेशन को आप कैसे प्रेजेंट करते हो वो इंपॉर्टेंट होता है। आंसर्स को आप कैसे स्ट्रक्चर करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इंफॉर्मेशन मोस्टली जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहा है उसने इतनी क्रैम कर रखी है कि अगर 150 वर्ड लिखने को आएगा वो लिख देगा, कुछ ना कुछ लिख देगा। हो सकता है बहुत कॉन्फिडेंट ना हो उस आंसर में, बट कुछ ना कुछ लिख देगा। तो वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती। इंपॉर्टेंट होती है कि आपको कोई डेटा पता है तो आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। तो वो चीजें थी, वो उस पे ध्यान देना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी हर GS के लिए ट्रू है। GS1 में स्पेसिफिकली मेरे पास जो नोट्स थे वो अपूर सर के नोट्स थे, जो उन्होंने नेट से पूरे रिसर्च करके बनाई थी। तो ऐसे एज सच वो चीज़ आप वहाँ से पढ़ सकते हो, या आपके पास किसी कोचिंग के हैंड रिटन नोट्स, मेरे पास कुछ कोचिंग्स के भी हैंड रिटन नोट्स थे तो मैं उसको भी रेफर करता था। तो ये सब चीज़ें आप मिक्स करके कर सकते हो, मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स नहीं थे। तो वो चीज़ थी। हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर 1 में इशू आता है वर्ल्ड हिस्ट्री का। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? वर्ल्ड हिस्ट्री मेरे हिसाब से पेपर 1 में नहीं पूछा गया, बिल्कुल एक सवाल भी शायद नहीं आया था। बट वर्ल्ड हिस्ट्री में इतनी बेसिक पढ़ के गया था कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, ग्रेट डिप्रेशन, ये सब चीज़ें फॉर्चुनेटली वो मैंने ऐसे में यूज़ किया कि देयर वाज ऐसे इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस के ऊपर बेस्ड। तो वहाँ पे मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन का एग्जांपल साइट किया। अगर मैंने वो वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ी होती तो मैं वो साइट नहीं कर पाता। और मेरे ऐसे बहुत सिंपल थे, फिर भी मेरे 138 आए इसको। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगी।
तो रादर देन स्किपिंग एनी पोर्शन, और फिर वही अगर मैं वर्ल्ड हिस्ट्री स्किप करके जाता पेपर में तो मैं थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट होता कि यार वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल आ गया तो क्या करूंगा, क्योंकि पढ़ा नहीं है। बट थोड़ा सा पढ़ के गया था तो मुझे पता था कि अगर आ भी जाएगा तो कुछ तो लिख ही देंगे। अच्छा, तो कुछ लिख देंगे, तो वो कॉन्फिडेंस भी था और प्लस वो कंटेंट भी था जो कहीं ना कहीं मेरे पेपर में यूज हो जाएगा। तो वो चीज़ें थी। तो मैं बस यही बोलूंगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह पेपर 1 में जो हाईलाइट है जो मैं बताना चाहूंगा ये है कि वर्ल्ड हिस्ट्री टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको लगता है कम रेलेवेंट है, कम पढ़िए, बट पढ़िए, स्किप मत करिए चीज़ों, स्किप मत करिए। तो सर ऐसे का बहुत अच्छा टॉपिक आपने निकाला है। कब से तैयारी करनी चाहिए ऐसे की? जब से स्टार्ट करते प्रिपरेशन तब से ऐसे की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि जब प्रीलिम्स निकल जाए? कई लोग ऐसे करते हैं, प्रीलिम्स निकल जाने के बाद ऐसे की तैयारियां करते हैं, तो आप क्या कहेंगे इसके लिए? मैंने जो आपको बताया ना कि मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज दी थी, जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था मेंस था, उसके बीच में मैं 5 टेस्ट एसए की भी दे चुका था। तो और फॉर्चुनेटली एसए इकलौता ऐसा पेपर था जहां पे मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता था, क्योंकि मेरे नंबर उतने खराब नहीं आते थे। आई यूज्ड टू स्कोर 110, 105, 115, मतलब इस रेंज में। तो मुझे लगता था कि अभी अगर 105 से 110, 115 आ रहा है, साल भर में कंटेंट बढ़ेगा तो ये 120, 125 तो चला ही जाएगा। तो वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर भी होता था। एसए के लिए मैंने कभी डेडिकेटेड प्रिपरेशन नहीं करी। अच्छा, कभी भी नहीं करी। जो जीएस का ही कंटेंट होता था उसी को मैं एसए में रिफ्लेक्ट करता था। बहुत सारे लोगों की स्ट्रैटेजी होती है कि वो दोहे वगैरह, पोएम्स वगैरह इससे स्टार्ट करते हैं, मैं नहीं करता था। मेरा प्राइम एम होता था कि अगर मेरा टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेट हो सकता है, टू बी प्रिसाइज प्रीएम्बल से रिलेट हो सकता है, तो मेरी स्टार्टिंग प्रीएम्बल से होगी। अगर मेरा टॉपिक एथिक्स के किसी थ्योरी से कंप्लीट हो सकता है तो वो एथिक्स की थ्योरी से कंप्लीट होगा। ये फिक्स था मेरा। अब इसके बाद बीच का जो स्ट्रक्चर होता था वो GS1, GS2, GS3, GS4 के सिलेबस के हिसाब से वो घूमता रहता था और उसमें एक प्रॉपर फ्लो होता था। बस बाकी बहुत सिंपल एसेज लिखता था। सही सर, अच्छी बात कही सर आपने। एक एथिक्स का पार्ट है, किस तरीके से एथिक्स को करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है ना, बहुत सारे वर्ड्स हैं, मोरालिटी, ये सारी चीज़ें, एम्पैथी, सिंपैथी, सब कुछ सेम लगता है। किस तरीके से इसको अप्रोच करना चाहिए, कैसे इस पोर्शन को हम लोगों को अच्छा बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें भी लिखना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें। एथिक्स का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट जाता है क्योंकि वो 250 मार्क्स का एक सिंगल सब्जेक्ट है। ठीक है, लेट्स रियलाइज दैट कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 250 मार्क्स के ही हैं, बट उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं एंड एथिक्स इज द ओनली सब्जेक्ट जहाँ पे एक पेपर 250 मार्क्स का एक सब्जेक्ट। ठीक है, तो वो आपके लिए वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि ये एथिक्स के जो वर्ड्स हैं, जैसे आपने बताया एम्पैथी, कंपैशन, सिंपैथी, इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, मेक अ कॉपी, राइट दोज वर्ड्स, लिस्ट देम डाउन, एक लाइन में सबसे सिंपल इंग्लिश में जो डेफिनेशन आप लिख सकते हो। अच्छा, मेरा वही पॉइंट है, सबसे सिंपल इंग्लिश में। वोकैबुलरी बहुत अच्छी होने की जरूरत नहीं है, सबसे सिंपल इंग्लिश में जो आप उसकी डेफिनेशन लिख सकते हो वो लिखो, और बैठ के उस डेफिनेशन के हिसाब से एक एग्जाम्पल आप सोचो, आप खुद सोचो। ठीक है, एंड रिवाइज दिस मल्टीपल टाइम्स। तो आपको वो वर्ड्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ओवर द टाइम आ जाएगी, बिकॉज हमें लगता है वो सिमिलर है बट वो सिमिलर होते नहीं है। ठीक है, तो आप जैसे जैसे आप मल्टीपल टाइम्स उस नोट्स को आप रिवाइज करोगे तो आपको एक तो आपके एग्जाम्पल आपको याद हो जाएंगे, प्लस वो डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी और क्लैरिटी मिल जाएगी कि वो वर्ड्स मीन क्या करते हैं। तो कभी भी आंसर में आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी उस आंसर को अप्रोच करने में। और सर केस स्टडीज के लिए क्या करें? केस स्टडीज के लिए जस्ट इमेजिन योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन। हम क्या करते हैं, हम बहुत ऊपर से केस स्टडी पढ़ते हैं, क्योंकि केस स्टडी पढ़ने में टाइम बहुत लगता है। तो हम बहुत ऊपर से पढ़ते हैं, उसको जल्दी में पढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स मिस हो जाते हैं, और उसके बाद जो भी जनरल पॉइंट्स हमें आते हैं हम लिख के चले जाते हैं। ट्राई टू मेक योरसेल्फ अ स्टेक होल्डर। जो आपको लग रहा है कि वहां पे लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप सोचो कि अगर आप फेस कर रहे होते तो आप क्या चाहते, सामने वाला क्या करे, एंड राइट देम डाउन। ठीक है, दोज आर द पॉइंट्स दैट यू शुड राइट। एथिक्स में फॉर्चुनेटली मेरे नंबर इस बार थोड़े से अच्छे हैं, जिन्होंने एवरेज करे, क्योंकि GS1, 2, 3 में मेरे मार्क्स थोड़े से बिलो एवरेज मुझे लग रहे थे, बट एथिक्स में उन्होंने उसको एवरेज आउट कर दिया। तो एथिक्स में मुझे लगता है कि ये अप्रोच मेरी काम करी है। बट एक चीज मैं बोलूंगा कि जब आप वो चीज सोचते हो ना कि ये चीज ऐसे करनी है, ये चीज ऐसे करनी है, मतलब मैं यहाँ पे होता तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता, ये थिंकिंग प्रोसेस है। और जब आप सोचते हो तो आपका पेन रुक जाता है। ठीक है, तो आपको ये इंश्योर करना है कि ये सोचना और ये पेन चलना साथ में हो। ठीक है, क्योंकि एथिक्स में लिखना भी बहुत ज्यादा होता है, अगर आप सोचने बैठोगे तो पेपर छूट जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा चीजों को आपको प्रैक्टिस कर। केस स्टडीज तो आपको जितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप उतनी करो,
ठीक है, बट मेक श्योर कि अगर आप 15 मिनट या 20 मिनट का जो भी आप टाइम देते हो केस स्टडी को, आप उसमें सोच के लिख पा रहे हो। अगर आप सोच के मतलब पेन डाउन कर ले रहे हो तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ओके। और जैसे अगर हम लोग एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, ज्योग्राफी इस पोर्शन के बारे में बोले तो मतलब ज्योग्राफी के पोर्शन में स्पेशली मैप्स को कैसे किया जाए, मैप्स आप कैसे किया करते थे, क्या क्या रेफर करते थे, और किस तरीके से इतने बड़े समंदर को आपने कंसाइज किया? मैप्स मोस्टली अगर आप देखिए तो NCERTs में मैप्स बहुत अच्छे से बता दिए गए हैं, मतलब इंडिया के भी और वर्ल्ड के भी जितने भी हैं ओशन करेंट्स और ये सब उन्होंने बहुत अच्छे से बता दिया है। इसके अलावा जो मैं बताऊंगा कि मृणाल सर की जो यूट्यूब चैनल है उसमें ज्योग्राफी के कुछ लेक्चर्स हैं, उसमें मैप वर्क बहुत अच्छे से कवर कराया गया है। तो मैं क्या करता था कि मैंने और मेरे जो कॉलेज सीनियर हैं, जो मैंने आपको बताया अपूर सर, हम लोग साथ में ही रहते थे। तो हम लोग क्या करते थे कि एक दिन एक कॉन्टिनेंट डिसाइड कर लेते थे कि आज ये कॉन्टिनेंट डिस्कस करना है। आधे घंटे मैं पढ़ता था, वो अपना पढ़ते थे। रात में जब हम लोग मिलते थे सोने, मतलब जा रहे होते थे क्योंकि हम लोग साथ एक ही फ्लैट में रहते थे, तो हम लोग बातचीत करते हुए ही, खाना खाते हुए या टहलते हुए, ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, अच्छा कल वाले में ये कहाँ था बताओ, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको रिवाइज कर लेते थे, तो वो चीज़ इनहेरेंट हो जाती है। तो बस इसी तरीके से मैप तो मतलब बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड स्टडी नहीं चाहिए। मैप इज वन थिंग, जहाँ पे आप बोर हो रहे हो ना तो आप एटलस खोल लो और पलटते रहो और हाईलाइट करके रखो कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको अपने आप याद हो जाएगी। अच्छा, तो मैप के लिए स्ट्रैटेजी। तो सर अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑप्शनल कैसे करना चाहिए, कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा डाउट रहता है एस्पिरेंट्स के बीच में। आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिया क्यों? मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिया इसलिए क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था और मुझे उसमें इंटरेस्ट आता था। मैथमेटिकल वो था तो थोड़ा सा ये रहता था कि हाँ आंसर आ रहा है तो मुझे पता है कि ये सही है। बाकी जो ऑप्शनल होते हैं उसमें आपको लिखना बहुत ज़्यादा होता है, इसमें लिखना कम पड़ता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे जो मुझे पुल किए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ऑप्शनल लो, प्लस मेरी इंजीनियरिंग सर्विस की नॉलेज थी, जो मेरा इतने दिन का एफर्ट था जो मैंने उसमें पुट इन किया था। तो ऑब्वियसली सेंस नहीं बनाता था कि मैं उसको छोड़ करके कोई दूसरा ऑप्शनल लूँ, तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रिकल कोई ऑप्शनल लिया। तो जैसे कई बार हम लोग देखते हैं एस्पिरेंट्स के बीच में बहुत बड़ा डाउट रहता है कि ऑप्शनल क्या लिया जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि कई साल एक ऑप्शनल लेने के बाद भी चेंज कर दिया जाता है। तो आपके हिसाब से ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट करना चाहिए और कैसे उसमें हम लोग ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर रखता है ऑप्शनल अपने साथ 2 पेपर्स लेते हुए। तो इसके बारे में बताइए। अब जैसे आप मेरे ही देखिए तो मेरे ऑप्शनल, मुझे लगता है कि मेरे ऑप्शनल ने मेरे सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। आई हैड 316 मार्क्स इन माय ऑप्शनल, और वो 316 मार्क्स मेरे इसलिए आया क्योंकि मेरा उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था। मुझे इंटरेस्ट था तो मैं पढ़ता था, मैं एक्स्ट्रा टाइम भी लगे तो लगाता था, प्रैक्टिस करता था, सब कुछ करता था। इफ़ यू आर हैविंग एन ऑप्शनल जो जस्ट बेस्ड है कि पिछले साल टॉपर का क्या था या इस ऑप्शनल से ज़्यादा लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, तो वो तो अगले साल चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट द इंटरेस्ट अगर आपका नहीं डेवलप हो रहा है ना, तो फिर आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे उस ऑप्शनल में। तो ऑप्शनल सेलेक्ट करने के पीछे बस एक रीज़न ये होना चाहिए कि किस ऑप्शनल में आपका इंटरेस्ट है, आप उसको देखो, उसको परस्यू करो। रही बात नंबर की, तो हाँ एक राइट बैलेंस होना चाहिए इंटरेस्ट और नंबर। अब ऐसा नहीं है कि आपने कोई ऑप्शनल ले लिया जिसमें कंसिस्टेंटली पिछले 8-10 साल से नंबर ही नहीं आ रहे, ठीक है। थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए आप कि नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और उसके बाद बेस्ड अपॉन की इंटरेस्ट किस में आप उसको ऑप्शनल चूज करें। सर एक और पॉइंट आता है जिसे कहते हैं हम लोग स्केलिंग के लिए आप क्या कहेंगे? कई बार आप अच्छे मार्क्स लेके भी आते हैं। एक और टॉपर थे थोड़े दिन पहले, उन्होंने कहा था मैंने बहुत अच्छे मार्क्स आए थे मेरे ऑप्शनल पे, पर वो सिग्निफिकेंटली कम हो गए थे। इसके बारे में बताइए। स्केलिंग मतलब है तो बहुत सब्जेक्टिव चीज़, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि स्केलिंग से नंबर कम होते हैं। मेरे पर्टिकुलरली कम हुए हैं क्योंकि हमारे पेपर 1 पेपर 2 में, पेपर 1 वॉज टफ। पेपर 1 में मैंने 225 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, जिसमें मुझे लगता है कि कुछ गलतियाँ भी थी। पेपर 2 में आई अटेम्प्टेड अराउंड 230, जिसमें 215 मैं श्योर शॉट हूँ कि वो सही था। 215 में एक बहुत माइनर, मतलब बाकी 15 में एक माइनर कैलकुलेशन मिस्टेक थी। तो मोस्टली 230 में उसको मानता हूँ कि वो करेक्ट था। टू माई सरप्राइज जो मार्क्स आए हैं पेपर 1 में मेरे 163 हैं, पेपर 2 में 153 हैं। तो जिसमें मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट किया और मेरा ज़्यादा सही है, उसमें मेरे मार्क्स कम आए हैं। तो स्केलिंग होती है। हाँ, इसका एक व्यू ये भी हो सकता है कि पेपर 1 में मेरे मार्क्स कम रहे हैं, बट क्योंकि वो डिफिकल्ट था तो स्केल अप होकर बढ़ गए। बट देन दैट इज वेरी सब्जेक्टिव। क्या हुआ एक्चुअली वो तो अच्छा किसी को नहीं पता, जो भी बहुत अच्छा हुआ है। तो अब इसी से ना सर हम लोग मूव करते हैं अपने इंटरव्यू के फेज में। इंटरव्यू फेज कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यू स्टेज में जाते हैं और सिलेक्शन नहीं होता है, पर आप यहाँ पर हैं, एक बार में आपका हो गया। इंटरव्यू का अपना बताइए कैसा था जर्नी, क्या क्या होता है वहाँ पर, और मतलब वो डे बताइए किस तरीके का।
इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन थी वो मेरे लिए थोड़ी सी मैं थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट था उस प्रिपरेशन फेज में। बाकी प्रिपरेशन में प्री और मेंस में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था, बट इंटरव्यू में अंडर कॉन्फिडेंट था, क्योंकि द लास्ट टाइम आई वाज इन दी यूपीएससी फॉर इंटरव्यूज मेरे 200 में से 102 मार्क्स आए थे इंजीनियरिंग सर्विस में, ठीक है, और वो यहाँ पे ट्रांसलेट होता है अराउंड 130। तो मैं इतना श्योर होता कि अगर वो मार्क्स यहाँ रिफ्लेक्ट हुए तो मैं तो वैसे ही लिस्ट के बाहर हूँ। तो इंटरव्यू में मैंने थोड़ा सा अपने आप को फिर, लेकिन मैंने समझाया कि हाँ उस टाइम से इस टाइम पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, एंड कोई भी चीज़ जो दिक्कत होती है हम वहाँ नर्वस हो जाते हैं। मैंने एनालाइज किया कि मेरे वहाँ पे नंबर कम क्यों रह गए थे। तो वहाँ पे नंबर इसलिए कम हो गए थे क्योंकि मैं पहले ही दूसरे सवाल में पैनिक कर गया था, और उसके बाद जो मुझे क्वेश्चन आते थे उसमें भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो मैं सर सॉरी सर आई डोंट नो कर देता था, पास कर देता था, या सर आई एम नॉट श्योर सर ये कर देता। तो वो चीज़ नहीं करनी है। आप कॉन्फिडेंस से जाओ, आपको आता है बताओ, नहीं आता है मत बताओ, सॉरी बोलो, ठीक है, बट बी कॉन्फिडेंट, बी ओरिजिनल। तो अगर आपके कंसिस्टेंटली इंटरव्यू में मार्क्स कम आ रहे हैं, जैसे मेरे पिछली बार कम आए थे, तो आप एनालाइज करो पहले तो कि कम क्यों हैं। ऐसा कि आप कुछ ब्लंडर कर रहे हो वहाँ पे, या आप कुछ फेक करने की कोशिश कर रहे हो जो आप नहीं हो। ओरिजिनलिटी रखो। लोग बोलते हैं बैलेंस्ड आंसर होना चाहिए, बैलेंस्ड आंसर होना चाहिए, बट मेरे हिसाब से वो बैलेंस्ड आंसर अनटिल अनलेस ओरिजिनल नहीं है ना, आप डिफेंड नहीं कर पाओ। तो अगर आपकी थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं है कि बैलेंस्ड है, तो आप नहीं डिफेंड कर पाओगे। मेरे डिसेंट मार्क्स हैं, 178 179 के आसपास मेरे मार्क्स हैं। दैट इज सम बिकॉज ऑफ सम अनफॉर्चुनेट इवेंट्स व्हिच टर्न्ड आउट टू बी फॉर्चुनेट इन माय इंटरव्यू, और कुछ इस वजह से भी कि मैंने पुराना जो वो एक्सपीरियंस था उसको लेकर के, उस बर्डन को लेकर के मैं इंटरव्यू रूम में नहीं गया था। तो आई वाज देयर कि हाँ पिछली बार जो हुआ उसको छोड़ो, इस बार नया अपॉर्चुनिटी है, नया टाइम में प्रेजेंट करने के लिए, इस बार सही से प्रेजेंट करना है। तो ये मेरी सोच थी। तो कैसा था उस दिन, मतलब आप जाते हैं, कितने लोग पैनल में रहते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं स्पेसिफिकली आपसे, क्योंकि आपने बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक किए हैं, बहुत जगहों को छोड़ा है या छोड़ेंगे, तो किस तरीके का आपको वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको इन क्वेश्चंस को कैसे आंसर देना चाहिए? पहले तो वो जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो बहुत कॉर्डियल होते हैं। सर ने, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मेरा जो एकेडमिक ग्राफ है वो ऊपर ही गया है, तो सर ने ये चीज़ वहीं पे पहले 2 मिनट में ही नोटिस कर ली। उन्होंने मेरी जो डैफ था वो देखा, एंड उनका जो रिमार्क था वो यही था कि तुम्हारा तो एकेडमिक ग्राफ ऊपर ही गया है अभी तक, दैट मीन्स यू आर ऑलवेज इम्प्रूविंग। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि हाँ ये चीज़ मैं चाहता था लोग मेरे डैफ से नोटिस करें, एंड ही डिड इट। तो वो मेरे लिए ऐसे ही एक कॉन्फिडेंट मोमेंट था कि ठीक है। इसके अलावा कुछ इवेंट्स ऐसे हुए, जैसे आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो चेयरमैन बाहर चले गए, फिर चेयरमैन दोबारा लौट करके आए, तो उन्होंने मतलब ऐसे ही वो पास हो रहे थे रैंडमली बगल से, मेरे बगल से वो एंटर करके जा रहे थे, तो उन्होंने कमेंट किया कि वी हैव एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सिटिंग ओवर हियर एंड वी हैव एन इलेक्ट्रिकल फायर आउटसाइड, such is your charm that you have caused an electrical fire outside। तो मैंने बहुत पेशेंटली यहाँ पे रहा, मैंने उनको बहुत कामली उनको रिप्लाई किया, सर आई एम नॉट श्योर वेदर टू से सॉरी और थैंक यू, ठीक है। तो वहाँ पे बाकी बोर्ड मेंबर्स हंसने लग गए, तो आई वाज प्रीटी श्योर कि हाँ ठीक है, दिस थिंग विल नॉट बैकफायर, ठीक है, कि कई बार इनसेंसिटिव नेचर दिख सकता था, बट जब वो हंसने लगे तो आई वाज श्योर कि वो बैकफायर नहीं करेगा। तो वो चीज़ थी। फिर क्योंकि फायर हो गई थी, तो फिर ऑब्वियसली चेयरमैन सर ने दोबारा मुझसे स्टार्टिंग में बात करी थी, फिर बाद में भी बात करी, तो वो मुझे अच्छा लगा। तो ये सब चीज़ें थी। तो इस तरीके का मेरा इंटरव्यू रहा। ये वही बात है सर कि आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कितना काम रहते हो, क्योंकि यू विल अल्टीमेटली बी एन ऑफिसर। ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, आपके ऊपर कमेंट पास होते रहेंगे, आप उस सिचुएशन में किस तरीके से डील करते हैं, दिस इज व्हाट एन इंटरव्यू मीन्स या पर्सनैलिटी टेस्ट मीन्स। ये बहुत सही है। और स्पेसिफिकली अगर बात करें, आपका टेक्निकल पोर्शन आपने लिया था ऑप्शनल के लिए, तो ये भी कुछ इफेक्ट किया गया क्या आपके इंटरव्यू पे? टेक्निकल से रिलेटेड क्वेश्चन मेरे इंटरव्यू में आए नहीं, बट मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल लिया था, उनसे टेक्निकल पे क्वेश्चंस पूछे गए। मेरा बस एक क्वेश्चन मुझसे टेक्निकल पूछा गया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जनरली लोग अवॉइड करते हैं, तो तुमने क्यों लिया इसको? तो उसका रीजन यही था कि सर मैं ग्रेजुएशन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा था और मुझे जस्टिस करना था वो जो 4 साल मैंने इन्वेस्ट किए, मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता था, और कॉन्फिडेंस था मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे कि मैं उसको यूज करके यहाँ पे अपना स्कोर बढ़ा सकता हूँ। तो आई डिड दैट। वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। सो सर, हम लोगों ने बहुत सारी अब पढ़ाई की बातें कर ली, सारे एस्पिरेंट्स बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में क्या करना है। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स चलते हैं, सोचते हैं। ये बताइए कि अब आप एक IAS ऑफिसर बन चुके हैं, तो
अब आपको किस तरीके से रहना चाहिए, एक आईएएस ऑफिसर को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। एक और बात ये भी है ना सर कि जब हम लोग प्रिपेयर करते रहते हैं, सोसाइटी का बहुत प्रेशर रहता है, लोग अच्छे कमेंट भी करते हैं, कई लोग सपोर्ट करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। आपने इन चीज़ों को फेस किया है, किस तरीके से फेस करना चाहिए, और जब आप सिलेक्ट हो गए तो कैसे पॉजिटिव रिएक्शंस थे और कैसे नेगेटिव रिएक्शंस थे? देखिए, सोसाइटी का प्रेशर हमेशा रहेगा और सोसाइटी कुछ भी आपको बोलती ही रहेगी, ठीक है। अलग अलग लोगों का अलग अलग थॉट प्रोसेस होता है, बट दे डोंट नो कि आप किस स्ट्रगल से जा रहे हो, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि सुपरफिशियली कमेंट करना बहुत आसान होता है और वो कमेंट कर देते हैं, हम उसे दिल पे लेके बैठ जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। मेरे साथ भी इवन अभी आफ्टर सिलेक्शन ये चीज़ हुई कि आई वॉज गोइंग बैक होम एंड आई मेट समवन, उन्होंने मुझसे बोला कि तुम्हें 39th रैंक है। मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला यूपी कैडर मिलेगा? मैंने बोला कि शायद नहीं, हो सकता है ना मिले यूपी कैडर। तो उन्होंने बोला थोड़ी और मेहनत कर लेते तो यूपी कैडर मिल जाता। ठीक है, तो मतलब अब तो वो वही बात है कि रैंक 1 पे बोलते थोड़ा और मेहनत कर लेते तो 70% नंबर आ जाता है, ठीक है। तो वो तो आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहेगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि जो कुछ भी बोला है हमें उसे इग्नोर करें। हमें पता है कि हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, हम जस्टिस कर रहे हैं अपने साथ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी एक आईएएस ऑफिसर को कैसे रहना चाहिए, मेरे हिसाब से तो आप जैसे एग्जाम के पहले थे बस वैसे रहना चाहिए। और ये याद रखना चाहिए कि इस ड्यूरेशन में आपने कितनी स्ट्रगल करी है और उस स्ट्रगल में आपके साथ कितने लोगों का सपोर्ट था, ठीक है। ना कि उस सपोर्ट को आपको रिकॉग्नाइज करना है, बट आपको ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि आगे लोगों को आपसे उसी सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन, और प्रोबेबली बहुत ज़्यादा लोगों को वो एक्सपेक्टेशन। तो वो चीज़ दिमाग में रख के आपको अपने बिहेवियर को आगे लेकर के जाना है। तो मुझे लगता है बस एक आईएएस ऑफिसर को वैसे ही रहना चाहिए। बहुत अच्छा सर, मुझे भी आपसे बात करके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आने लग गए और एक ऐसा लग रहा है ना कि देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस। हम भी आम हैं, आप भी आम हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि हम लोग मिल के सोसाइटी को बदल सकते हैं ये करते हुए। तो सर अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ते हैं जहाँ पर मैं आपके पर्सनल जानकारियाँ जानना चाहता हूँ। बहुत जल्दी आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, आपके माइंड में जो सबसे पहले जवाब आएगा वो आपको देना है और ये बिल्कुल रैंडम क्वेश्चंस रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ़ यू आर गिवन अ चांस कि आप किसी पर्सन से मिल सकें जो डेड हो चुके हैं, जो अब नहीं है इस दुनिया में, तो आप वो किन से मिलना चाहेंगे और क्या बातें करेंगे? मैं अपने ग्रैंडफादर से मिलना चाहूँगा एंड उन्हें ये बताना चाहूँगा कि इस ड्यूरेशन में फैमिली ने क्या क्या प्रोग्रेस किया। बहुत सही। और अगर आपको एक सुपर पावर मिले कि आप इनविजिबल हो सकें तो आप क्या करेंगे? देखूंगा कि मेंस की कॉपी कैसे चेक होती है। बहुत बहुत सही जवाब। और इफ़ यू आर गिवन अ चांस कि आप कोई ऐप डेवलप कर सकें जो आपको हेल्प करे, तो वो क्या ऐप होगा और वो आपको कैसे हेल्प करेगा? कोई ऐसी ऐप जो मुझे चीज़ों को सिंपल इंग्लिश में या एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन में ला करके दे दे, कि जो बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में चीज़ें लिखी हुई हैं उसको बहुत सिंपल में कर दे, या आपकी मदर उसमें कन्वर्ट कर दे, तो वो मैं करना चाहूँगा। वन क्वेश्चन कि अगर आप अपने पास्ट में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो क्या होगा और क्यों? कुछ नहीं चेंज करना चाहूँगा। मैं पास्ट जो है उसकी वजह से मैं आज हूँ, तो इफ आई चेंज दैट आई विल चेंज माय प्रेजेंट, सो आई वोंट डिस्टर्ब इट। ओके, एंड द बेस्ट क्वेश्चन, कोई एक ऐसा एम्बैरेसिंग मोमेंट जो आप हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं? सोचना पड़ेगा। मैं हर बार जीत जाता हूँ इस क्वेश्चन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच सर इतने अच्छे जवाब देने के लिए। एंड अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। यू कैन कीप दैट। सो हमारे यहाँ एक प्रथा है कि हम लोग टैगर टॉपर करते हैं ताकि हम लोग उनको भी इनवाइट कर सकें और इंटरव्यू ले सकें। तो कोई है आपके ध्यान में जिसको आप टैग करेंगे? मैं अभिषेक शुक्ला को टैग करना चाहूँगा। ही इज ऑल इंडिया रैंक 50 इन दिस ईयर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड ही इज फ्रॉम द सेम स्कूल बैच एज ऑफ माइन। तो मैं उसको नॉमिनेट करना चाहूँगा कि वो यहाँ आकर के अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। तो अभिषेक सर आपको ज़रूर हमारी टीम कांटेक्ट करेगी सो दैट आपका भी इंटरव्यू यहाँ हो सके। तो सर वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ दिस सेशन, तो आपकी तरफ से एस्पिरेंट्स के लिए एक कोई फाइनल मैसेज जो आपको लगता है उन्हें कन्वे करने? मेरा मैसेज बस ये है कि दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी। सिविल सर्विस एग्जाम एक बहुत लॉन्ग जर्नी है और यहाँ पे आपका परसिवरेंस, आपका कमिटमेंट चेक होता है। तो जस्ट स्टे कमिटेड टू व्हाट यू आर डूइंग एंड बी 100% ट्रू टू योर सेल्फ। फेलियर्स आएंगे, अप्स एंड डाउन्स हमेशा आते हैं,
उनसे हमें कोप अप करना है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्रिपरेशंस। तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड कीप ऑन प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी वैल्यूएबल चीज़ें हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ये थी हमारी जर्नी ऑल इंडिया रैंक 39 यूपीएससी सिविल सर्विसेज टॉपर सृजन वर्मा के साथ। आई होप आप लोगों को भी आज बहुत कुछ जानने को सीखने को मिला होगा। टिल देन बहुत अच्छे से मेहनत करिए, आप लोगों को भी मेरे साथ यहाँ पर इंटरव्यू सीट में बैठना है। तब तक के लिए लेट्स क्रैक इट।